तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। बिहार के चुनाव में खेला शुरू हो गया है और एक बड़ा खेला किया है ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम ने। एमआईएम पिछले चुनाव में बिहार के 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो 40 सीटों पर एमआईएम लड़ गई थी और एमआईएम ने ठीक ठाक वोट पाया, 5 सीटें पा गई, 5। और आपको आश्चर्य होगा कि एमआईएम को उसने एक अलायंस बना लिया। उसने बनाया बीएसपी के साथ, मायावती जी के। आरएलएसपी जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, जो अभी एनडीए में है। तो ओवैसी साहब ने इन सबसे मिलकर एक अलायंस बनाया और उसमें 40 सीट पर लड़कर 5 सीट पाई और 1.24% वोट पाया। जाहिर है, आप समझ रहे हैं, सीमांचल की सीटों पर ज़्यादा लगाया, उधर की ज़्यादा सीटों पर लड़ाया उन्होंने चुनाव। और बीएसपी जो मायावती जी की पार्टी है उस बार 78 सीट पर केवल लड़ी थी और 1.49 वोट परसेंट आया था, उनको एक सीट भी आ गई थी। आरएलएसपी यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी इस अलायंस में थी तो उसको 99 सीट पर लड़ी थी, 0 सीट आई, कोई सीट जीत नहीं सके, 1.77% वोट आया। इस बार मजा यह है कि ये सारे लोग जो हैं अलग अलग हैं। जो उपेंद्र कुशवाहा है वो बीजेपी के साथ हैं, अभी मनोबल उनकी चल रही है, वो 7 या 10 सीट चाहते हैं, संभवतः यह हो सकता है इससे भी ज़्यादा चाहते हों। अभी पता चला है कि उनको 7 सीट देने पर बीजेपी के नेता शायद सहमत हो गए हैं। तो हो सकता है कि वो बाहर ना आए, वो उसी में रहें और चुनाव लड़ें एनडीए में। लेकिन अच्छा, एनडीए में लड़ने के लिए क्यों जरूरी उनके लिए है? क्योंकि बीजेपी समझ गई है कि इनके रहने से कम शाहाबाद का जो पुराना इलाका है, जिसमें भोजपुर है, रोहतास है, अब ये जो इलाके हैं जितने, तो इन जिलों में, विक्रमगंज, इन इलाकों में इनके पास वोट हैं और कुशवाहा वोट थोड़ा बहुत इधर ला सकते हैं। पूरे बिहार में लाएं या न लाएं कुशवाहा वोट, लेकिन इन इलाकों में थोड़ा बहुत इनका वोट है। बीजेपी बहुत चालाक पार्टी है, वो जानती है कि जिस नेता से भी थोड़ा बहुत वोट मिल जाए उसको छोड़ना नहीं है, बटोरना है। दोस्तों, इसमें ओवैसी साहब इस बार क्या कह रहे हैं कि हम 40 नहीं 100 सीट पर लड़ेंगे। ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं अख्तरुल इमाम साहब, उन्होंने अभी कुछ घंटे पहले उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 100 सीट पर लड़ेगी। अब आप सोच सकते हैं कि 40 सीट पर लड़कर 5 सीट हो पाए और महागठबंधन की संभावनाओं को उन्होंने काफ़ी कमज़ोर किया। महागठबंधन के ही उम्मीदवारों को हराया। जहां जहां महागठबंधन जीत सकता था उन 5 उम्मीदवारों को उन्होंने हरा दिया। ये अलग बात है कि जीतने के बाद उनके जो विधायक थे वो समझ गए उनका खेल, ओवैसी साहब का, कि वो क्या खेल खेलते हैं। उसमें 4 फिर महागठबंधन में आ गए, 1 बचे रह गए। तो अख्तरुल इमाम साहब स्टेट प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि इस बार 100 सीट पर लड़ेंगे। अब जाहिर है, एमआईएम अगर 100 सीट पर लड़ती है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सीमांचल में ही केवल नहीं लड़ेगी, वो इंटायर नॉर्थ बिहार में लड़ेगी और सेंट्रल बिहार में भी लड़ सकती है। जहां जहां वो कोई मुस्लिम इलाका हल्का थोड़ा बहुत पाएगी वहां वहां चुनाव लड़ेगी। तो जो भी नुकसान होगा वो महागठबंधन का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए की तरफ तो इस बार मुस्लिम वोट जाने से रहा और कभी भी नहीं जाता है। जो थोड़ा बहुत जाता है भूल चूक से, वो नीतीश कुमार के कारण जाता रहा होगा पहले, अब नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि एनडीए का मतलब बीजेपी, एनडीए का मतलब पहले क्या होता था, नीतीश कुमार, अब क्या हो गया है, बीजेपी। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोट का जो भी नुकसान होगा दोनों गठबंधनों में, वो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन को होगा। मायावती जी अलग चुनाव लड़ रही हैं और अगर वो अलग चुनाव लड़ रही है, मैं नहीं जानता कि बीच में कोई अगर गठबंधन उन तीनों के बीच, दोनों के बीच में हो गया तो हो सकता है, कौन जाने, पता नहीं दोनों की रस्सी कहाँ है, किसके हाथ में है, नोबडी नोज। आई मीन वो तो अपने आप को मानती हैं कि भाई वो बहुजन समाज है तो बहुजन समाज के हाथ में रस्सी होगी। ये मानते हैं कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी के हाथ में उनके पास रस्सी होगी। इसके अलावा किसी और के पास रस्सी है तो मैं नहीं जानता कि कौन रस्सी से तय करता है कि भाई आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मायावती जी
अब ये तो सारी सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। मैं बीएसपी के किसी नेता से पूछ रहा था कि भाई आपकी पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर लड़ेगी, तो उन्होंने कहा इस बार हम लोग सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर सारी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर है वह भी घाटा बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स की ओर से अगर होगा। एक उम्मीदवार जीत जाएगा, मान लीजिए 3 जीत जाएगा, 4 जीत जाएगा, जितने भी जीते, लेकिन वो नुकसान तो महागठबंधन का करेंगे, क्योंकि ये सभी को मालूम है कि दलित वोटों का झुकाव अब पूरी तरह महागठबंधन के साथ है। और राहुल गांधी ने संविधान बचाओ का जो अभियान पिछले 3-4 सालों से छेड़ रखा है, उसमें केवल बिहार की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश जहां मायावती जी बहुत स्ट्रांग है, वहां भी मायावती जी से छिटक कर वह इंडिया ब्लॉक की तरफ चला गया है। और इसका फायदा सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में मिल रहा है या मिलेगा। लेकिन अगर बिहार के चुनाव की हम बात करें तो महागठबंधन को वो फायदा मिलता, और महागठबंधन के पास वैसे भी सीपीआईएमएल जैसी पार्टी है जिसके पास मध्य बिहार में और नॉर्थ बिहार में दलित वोटों का काफी अच्छा समर्थन मिलता है, काफी अच्छा समर्थन मिलता है। तो ये सारा का सारा जो वोट अगर कटेगा, कुछ एक सीटों पर अगर बीजेपी जीत गई तो जीत गई, नहीं तो जो वोट कटौती होगी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाए रखने के नाम पर, जो इतनी सीटों पर वो लड़ने का प्लान बना रही हैं, तो वो सीटें, वो जो वोट कटेगा वो महागठबंधन का वोट होगा। तो महागठबंधन के लिए यह भी एक बड़ा सिरदर्द है। अब बचे प्रशांत किशोर, जो किसी गठबंधन का हिस्सा न इस बार हैं और न कभी थे। वो नई पार्टी लेकर आए हैं। भाई इलेक्शन में उन्होंने हाथ आजमाया था, लेकिन उसमें कामयाबी उनको कुछ खास नहीं मिली। लेकिन पिछले 3 साल से वो लगातार सक्रिय हैं, ये तो मानना पड़ेगा। बिहार में उनकी सक्रियता असंदिग्ध है, वो लगातार काम कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। इतनी दौड़ धूप कोई और नेता नहीं बिहार का करता नजर आया, ये बात सही है। लेकिन जाहिर है उनका एजेंडा भी कुछ काफी बड़ा होगा। एजेंडा सिर्फ बिहार इलेक्शन नहीं है, और सिर्फ यह भी नहीं है कि जन स्वराज को इस बार कितनी सीटें मिल जाती हैं, क्योंकि उनके उनके पास बहुत मजे मजाए नेता नहीं हैं। जिनको कहीं से सीटें नहीं मिलेंगी, उम्मीदवारी जिन जिन लोगों को नहीं मिलेगी कहीं से, किसी बड़ी पार्टी से, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, तो उनके बहुत सारे उम्मीदवार जन स्वराज की तरफ जा सकते हैं। आज ही मेरी बात हो रही थी कि एक ऐसे व्यक्ति से जिसने बताया कि वो महागठबंधन के लिए कैंडिडेट है, महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ना चाहता है, वो आरजेडी के साथ है, संयोग व अपर कास्ट से आते हैं। तो उनका ये दिमाग ये बन रहा है कि भाई अगर महागठबंधन ने यानी आरजेडी ने उनको सीट नहीं दी, उम्मीदवार नहीं बनाया, तो जन स्वराज से ऑफर आ रहा है। तो इसका मतलब कि जन स्वराज ऐसे भी उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार बनाने की योजना बना रहा है जो महागठबंधन में न जगह पाए या उधर न पाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी सीटों पर लड़ाने के लिए आलाप सड़न उम्मीदवार आप कहां से लाएंगे, और जो लाएंगे तो बहुत कमजोर होंगे। और जो मजे मजाए नेता है, अगर उनमें कोई तेज तरार मिल गया, कोई नौजवान किस्म का मिल गया, समझदार किस्म का मिल गया, तो प्रशांत किशोर उसको क्यों नहीं उम्मीदवार बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे उम्मीदवार भी बड़े पैमाने पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की का जो समर्थन होगा उसमें जरूर कोई ना कोई बंटवारा करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनडीए में बंटवारा नहीं करेंगे। अगर प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी अगर अपर कास्ट के उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर उतारती है मैदान में, तो जाहिर है घाटा एनडीए का होगा। लेकिन मैंने जो सुना है, और आज मैं जन स्वराज के किसी नेता को कहते सुना मैंने, कि वो समाज में जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उम्मीदवार दे सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो जाहिर अपर कास्ट की संख्या तो कम है, इसका मतलब कि अपर कास्ट को उम्मीदवार कम मिलेंगे। अभी उन्होंने सबसे पहले घोषित कर दिया अपने उम्मीदवारों की सूची, 51 की सूची आई है, और 51 की सूची में मैं देख रहा था कि रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी या सबल्टन समूह, उनको भी काफ़ी सीटें मिली हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल अपर कास्ट पार्टी के तौर पे जन स्वराज के जाने का संकेत नहीं मिल रहा है। ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी बिल्कुल अपर कास्ट ओरिएंटेड पार्टी होगी। इसका मतलब यह है कि वो बहुजन जो है, यानी सबाल्टर्न जो समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसमें भी काफी उम्मीदवार लाएंगे। तो उम्मीदवार अगर लाएंगे तो जाहिर है इसका मतलब यही होगा कि वो महागठबंधन को जरूर बड़े स्तर पर डैमेज करेंगे, और डैमेज करेंगे तो इसका फायदा एनडीए को होगा। तो ऐसा जरूर लगता है कि दोस्तों, कि जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद आएंगे, उसके बाद सिनेरियो क्लियर होगा कि कौन कहां कितनी
स्थिति किसकी मजबूत है, कौन किसको डैमेज कर रहा है, किसको घाटा पहुंचा रहा है और इससे कितना किसको घाटा मिल रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समीकरण इस बार उभर रहा है। और यकीनन मैं आपको बताऊं कि प्रशांत किशोर, ओवैसी और मायावती, ये तीन, इसमें से मायावती तो बड़ी नेता हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। एमआईएम के जो नेता हैं वो तो भारत विख्यात हैं, आप जानते ही हैं, और जहां भी ज़रूरत पड़ती है वो चुनाव लड़ जाते हैं और उससे कई बार एनडीए को काफ़ी फायदा भी हो जाता है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। अब अगर वो केवल तेलंगाना आंध्रा तक सीमित रहें, महाराष्ट्र तक सीमित रहें तो बात समझ में आती है। अब तो ऐसा लगता है कि वो कोई स्टेट छोड़ेंगे नहीं, हर जगह चुनाव लड़ेंगे। तो इससे मुझे लगता है कि माइनॉरिटी वोटों का जो विभाजन होगा उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इससे मैं समझता हूं कि कोई असहमत नहीं होगा। जो एमआईएम का समर्थक होगा, एक्टिविस्ट होगा, वो भी इस बात से असहमत नहीं हो सकता है। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इन पार्टियों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल आप राजनीति में चुनाव लड़िए, लेकिन चुनाव अब जनसुराज अभी जाकर अगर केरल में चुनाव लड़े तो ये तो हास्यास्पद होगा। तो लेकिन जनसुराज तो ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन एमआईएम तो कर रही है। एमआईएम तो तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र की बात छोड़िए, वो जहां चुनाव होगा वहां लड़ेगी अब आगे से, और अभी लड़ रहे, उत्तर प्रदेश भी आजमाएंगे, आजमा रहे। तो अभी कहने का मेरा मतलब यह है कि ये तीनों पार्टियां, ऐसा लगता है, और ठोस तौर पे मैं कह सकता हूं जब लिस्ट सामने आ जाएगी इनके उम्मीदवारों की, कि ये महागठबंधन को डैमेज करेंगी। तो महागठबंधन को तैयारी मजबूत अगर करनी होगी, उनको करनी होगी अगर चुनाव जीतना है तो, ताकि जो भी ये डैमेज करें उससे भी ज्यादा उनको बढ़त मिले, सो दैट कि वो एनडीए को काउंटर कर सकें। ये बहुत दिलचस्प है। अब इसमें एनडीए का क्या खेल है, किसका खेला है, किसका नहीं खेला है, ये बाद में बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज की तारीख में मैं बस ये बताना चाहता हूं कि मायावती जी, श्रीमान ओवैसी साहब, प्रशांत किशोर, ये जो बड़े किरदार हैं इस चुनाव के, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने जा रहे हैं। इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता हैं चिराग पासवान, उनकी अनदेखी की थी पिछली बार लोगों ने, लेकिन वो भले ही सीट नहीं, वो एक सीट पाए थे संभवतः, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक सीट पाए थे, लेकिन उन्होंने 5.66% वोट लेकर 135 सीटों पर अलग लड़े थे। वो एनडीए से अलग हो गए थे। जाहिर है एनडीए से अलग यूं ही नहीं हो गए थे, उनको एनडीए से कहीं ना कहीं परमिशन मिली होगी, एनडीए के बड़े जो लोग हैं उनसे परमिशन मिली होगी, और उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को छोटी पार्टी बना दिया, इतनी छोटी पार्टी बना दिया कि बीजेपी उनसे बड़ी हो गई, और जेडीयू जो बीजेपी से हमेशा बड़ी रहती थी वो छोटी पार्टी बन गई, और वहीं से जेडीयू का एक तरह से पतन शुरू हुआ। यकीनन वो मुख्यमंत्री बना दिए गए नीतीश कुमार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी सरकार की कमान पिछले 5 साल से है, केवल आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के उस दौर को छोड़कर, जब दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो ये स्थिति है, चिराग पासवान के जरिए खेला हुआ था, इस बार किसके किसके साथ खेला हो रहा है और कौन खेल रहा है, ये कुछ दिन बाद बहुत क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।